हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक एक बार फिर से आपका अलाइड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर के बारे में, जहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में ना, कि इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है ना, किस तरह से हम उनको एग्जाम्पल्स की तो समझेंगे, उनको आप यहाँ पे आज देखोगे आज की वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करना, और इसके अलावा बाकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे हमारे वीडियो वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, जिनको आप लगा सकते हो अपने एलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन आपको सिंपल पता होगा कि जब कहीं भी आपका जर्नल आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा टर्म क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक होता है डिस इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। देखो डिफ्लेशन क्या होता है कि जब कहीं भी आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा क्या डिफ्लेशन हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी है? देखो, अगर आपकी जो डिफ्लेशन है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए अगर आपकी चीजों के प्राइस सस्ते हो रहे हैं तब तो ये बढ़िया होता है, क्योंकि डिफ्लेशन में होता क्या है, आप कम पैसों में ज्यादा चीजें ले पाते हो। ठीक है, तो मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया नहीं है इकोनॉमी के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे सप्लाई बढ़ती जाएगी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा दे रहे हो वो बहुत कम दे रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा, जॉब लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे एक्सेस ऑफ चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका लॉन्ग टर्म पे जो इम्पैक्ट है डिफ्लेशन का वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि डिफ्लेशन सिंपल क्या होता है कि जब कभी आपका जर्नल जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इकोनॉमी में यहाँ पे कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ होता है। जैसे अगर बात की जाए कि जैसे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ठीक है, कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, कंज्यूमर भी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट आपका यहाँ पे ये एक्शन डालते हैं आपके डिफ्लेशन के ऊपर। ठीक है, और डिफ्लेशन देखो तभी होती है, एक याद कर लेना, डिफ्लेशन तभी होती है जब कभी भी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो जीरो से नीचे चले जाए। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन आपने सुना होगा ना कि आरबीआई का टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन 2 ± 4 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 2% होनी चाहिए और मैक्सिमम 6% होनी चाहिए। बट आपकी जो डिफ्लेशन है ये कब होती है, जब आपकी महंगाई जीरो को पार करके भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जब आपकी जो महंगाई है, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अब आपको चीजें बहुत ही सस्ती मिल रही है ना, तो उस केस में आपका यहाँ पे डिफ्लेशन देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद कर लेना कि जब अभी महंगाई आपकी जीरो से नीचे चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यहाँ पे नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आउटकम इस सिचुएशन का आपका ये देखने को मिलता है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे क्या रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सच सिचुएशन यहाँ पे इंक्रीज आ जाता है आपका एक्चुअल वैल्यू मनी में रिलेटिव टू द सर्विस एंड गुड। ठीक है, तो आपको मनी की वैल्यू मतलब बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, वही हुआ ना कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कम पैसे में आप बहुत सी चीजों को ले पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाती है डिफ्लेशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्लेशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिली है, तो जैसे आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था जापान में, आपका जहाँ पे लॉस्ट डिकेड बोला जाता है जापान का, एक आपका यूरोप में क्राइसिस आए थे, उसके बाद आपका कोविड-19 में भी जो डिफ्लेशन है ये देखने को मिली थी। क्योंकि हुआ क्या था कोविड-19 में भी, ठीक है, आपकी सप्लाई बढ़ती गई थी टाइम के बाद, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो आपका डिमांड थी इतनी नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कम पैसे में भी काफी ज्यादा चीजें आ रही थी वहां पे। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेशन में होता है क्या आपका कि जो वर्ड रिफ्लेशन है इसका मतलब क्या होता है, मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी जो इस तरह से डिजाइन की गई है, तो जहां पे आपकी हमने आउटपुट को बढ़ाना है, ठीक है, और हमने कम करना है कहाँ पे, डिफ्लेशन को, तो उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन को कम करना है, आउटपुट को हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, स्पेंडिंग को भी बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे कैसे कैसे स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं, अगर मैं ज्यादा मनी को सरकार प्रिंट करेगी, ज्यादा मनी प्रिंट करेगी, उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है सरकार की तरफ से वो कम कर दिए जाएंगे, इंटरेस्ट कम रेट हो जाएंगे तो लोग ज्यादा पैसे लेंगे, ज्यादा पैसे लेंगे तो ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, अब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो मनी है, ठीक है, अब वहां पे जो आपका मनी ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगी पर्टिकुलर चीज लेने के लिए, कोई डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है यहाँ पे, इसको बोल दिया जाता है आपका रिफ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि लोअरिंग द टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी प्रोवाइड की जा रही है प्राइवेट फर्म के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, यूज करती है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को यहाँ पे इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सभी चीजों को। उसके बाद आपका डिसइन्फ्लेशन है, तो डिसइन्फ्लेशन मैंने आपको बता ही दिया कि क्या जब कभी आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये आपका थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे स्लो हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या कि जहाँ पे आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है
वो आपका रिड्यूस हो रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आपने याद रखना है कि हम जो इन्फ्लेशन है इसको मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो याद करना जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे डिफ्लेशन आपकी जो मोस्टली यूज कौन करता है, जो हमारा फेडरल रिजर्व है, ठीक है, और यहाँ पे शो करने के लिए कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये आपकी क्या हो रही है, स्लो हो रही है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है आपका गुड्स में एंड सर्विसेज प्राइसेस में। डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, आपका लॉन्ग टर्म के लिए डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये आपकी इन्फ्लेशन से भी क्या होती है, नेगेटिव इन्फ्लेशन बोला जाता है इसको, डिफ्लेशन को, ठीक है। तो ये भी चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला स्टैगफ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन, अगर मैं मार्केट की बात करता हूं, सबसे बुरी चीज आपकी मार्केट के लिए, आपकी सबसे वर्स्ट सिचुएशन आपकी स्टैगफ्लेशन ही देखने को मिलती है। अब स्टैगफ्लेशन 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, स्टैग्नेशन और आपका इन्फ्लेशन। इसका मतलब है महंगाई भी बढ़ती जा रही है और आपकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। महंगाई तो बढ़ रही है बट साथ में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके बाद होगा क्या, एक तो महंगाई बढ़ने से आपका जो सामान है वो महंगा आएगा, साथ में आपके पास जॉब नहीं है तो आप सामान कैसे खरीद पाओगे। तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सप्लाई शॉक आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक आउटपुट होता है और एज वेल एज आपको यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो ये हार्मफुल है क्योंकि यहाँ पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और आपका हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अब इतना कमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन बढ़ती है, जीडीपी अभी कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपका जो रिसेशन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है, नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो नौकरियां कैसे मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो आपका ग्रोथ, लोगों को वहां से पैसा नहीं आएगा, ठीक है, ना तो ग्रोथ होगी। तो ये आपकी जो सिचुएशन है वो आपकी यहाँ पे स्टैगफ्लेशन को जन्म दे देती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद अब अलग अलग तरह की जो इन्फ्लेशन है वो भी देखने को मिलती है। पहला कौन सी है आपकी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हो, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या, कि जहां पे जो टोटल डिमांड है प्रोडक्ट्स की और आपकी सर्विसेज की, डिमांड पुल का मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो कम है। डिमांड पुल का मतलब क्या है, इतना सामान बन नहीं रहा जितनी आप उसकी डिमांड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई में आपका बहुत ज्यादा मिसमैच देखने को मिलता है, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सप्लाई बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको हाई जो प्राइसेस है वो पे करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर चीज को बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपकी इस तरह की जो इन्फ्लेशन है ये तब होती है जब यहाँ पे मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाए। अब सभी के पास अगर देखो, सपोज करो सभी लोगों के पास 1000 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे अगर कोई चीज 100 रुपए की होगी, अगर पर्सन को चाहिए होगी तो वो बोलेगा मैं 120 दे रहा हूँ, और दूसरे पर्सन के पास 1000 रुपया बोलेगा मैं 130 दे दूंगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, क्योंकि मनी सभी के पास सेम है, ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और आपकी इतनी प्रोडक्शन होगी नहीं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। याद रख लेना इसके बारे में। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता क्या है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पे ठीक मिल रहा है, ठीक है, आपको मनी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये सारे आपके कारण होते हैं किसके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, ठीक है। डिमांड पुल के बाद क्या आता है, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कोस्ट पुश में क्या होता है, अब आपका चीजों का जो प्राइस है बहुत बढ़ चुका है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कि आपने कोई भी चीज बना रहे हैं उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, जैसे कि यहाँ का लेबर बढ़ चुकी है, रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जन्म देती है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन को। अब यहाँ पे एज द जो आपका जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है तो आप आगे भी ज्यादा चार्ज करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट मार्जिन तभी बढ़ेंगे, है ना। एक तो बढ़ाने का ये तरीका है कि आपको जो चीजें महंगी पड़ रही हैं आप उसके अवध में क्या करो, पैसे भी बढ़ा दो, वो आपने देखा है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है, पैसे सेम रखो, क्वांटिटी बंद कर दो। आपने पार्ले-जी का पैकेट देखा होगा, पहले आपका पार्ले-जी का पैकेट 5 साल पहले कुछ थोड़ा बड़ा होता था, ठीक है, आज पार्ले-जी का पैकेट भी 5 रुपए में आता है, लेकिन उसका साइज कितना हो चुका है, छोटा हो चुका है। मैगी की एग्जांपल देख लो, लेस देख लो,
ये सारे एग्जांपल किसकी है, ये यहाँ की कोस्ट पुश इन्फ्लेशन की एग्जांपल देखने को मिलती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़े हैं, ठीक है, आपको पता ही है यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन आपको चीजें उसी रेट में मिल रही हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको ऑफर किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को सेम प्राइस पे, बट यहाँ पे कम क्वांटिटी में ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन सभी कंडीशन में आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर आपके आउटपुट में कमी आ गया, ये कारण है, कारण भी याद रखने हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या कारण है इसके, तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहाँ पे कॉस्ट बढ़ चुका है, आपका यहाँ पे आउटपुट में कमी आई है, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके इंक्रीज हो चुके हैं, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे इंपोर्ट आप जो करवा रहे हो वो आपको ज्यादा दामों में पड़ रहा है इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे बाकी जो फैक्टर्स है, ठीक है, आपके जो लेबर के प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, तो ये सारे आपके जन्म देंगे किसको, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग तरह की क्लासिफाई करते हैं, एक माइल्ड इन्फ्लेशन होती है, एक गैलोपिंग होती है, एक आपकी हाइपर होती है, एक आपकी क्रीपिंग होती है, एक आपकी रनिंग होती है, इन सभी को देखते हैं कि इस तरह की इन्फ्लेशन में कितना आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिलता है इन सभी टाइप की इन्फ्लेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो आपके इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो होप करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ आया होगा कौन कौन सी तरह की इन्फ्लेशन हमने डिस्कस करी है। अब आपका लास्ट पार्ट है जहां पे डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह की इन्फ्लेशंस को, जैसे ये डिमांड पुल है, कॉस्ट पुश है। अब यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे। पहला नाम है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना, जब इन्फ्लेशन रेंग रेंग के बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बहुत ही कम रेट से बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे एक साल में जो इन्फ्लेशन में राइज हो रहा है वो 3% या उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 3% है या फिर थोड़ा उससे कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की इन्फ्लेशन को क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बोला है डिसइन्फ्लेशन भी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि 3% से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है एनुअली, तो यहाँ पे ये बोला गया इस तरह की इन्फ्लेशन आपकी हार्मफुल तो नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से भी जो हमारा आंकड़ा दिया गया है उन्होंने बोला है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो कम से कम 2% तो रहनी चाहिए और मैक्सिमम 6% से कम रहनी चाहिए, तो एक अच्छी तरह की इन्फ्लेशन आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन मानी जाती है। उसके बाद अभी वॉकिंग इन्फ्लेशन आ गई, अब इन्फ्लेशन ने रेंगना छोड़ के वॉक करना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो अगर 3 से लेकर 10% के बीच में आपकी पहुंच जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम यहाँ पे वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन थोड़ी सी हार्मफुल मानी जाती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो भी बढ़नी, अगर यहाँ पे इस तरह की इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है ना तो इसके साथ ही लोगों का यहाँ पे जो जीडीपी है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है वो बढ़नी चाहिए, या फिर आपका देश बहुत तरक्की से ग्रो कर रहा है तब ये आपकी ये इन्फ्लेशन को सहन कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है बट यहाँ पे लोगों का फिर भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, आपका पर कैपिटा इनकम है उतनी ही है, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे लगातार एक्सेलरेट करना पड़ेगा ग्रोथ में, तभी इतनी इन्फ्लेशन को आप यहाँ पे सस्टेन कर पाओगे। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे गुड्स को स्टॉक करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह की इन्फ्लेशन को से बचने के लिए वो क्या कर लेते हैं कि उनको पता है इन्फ्लेशन आने वाली है तो वो चीजों को पहले ही जमा कर रख लेंगे। आपने देखा भी होगा कई बार कि यहाँ पे जब कभी आपको न्यूज देखने को मिलती है कि यहाँ पे जी आपके जो प्याज के दाम है पड़ने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं पहले ही अपने स्टोर्स में प्याज भर लेंगे ताकि सप्लाई बहुत कम हो जाए। सप्लाई बहुत कम हो जाएगी तो इनिशियली यहाँ पे वाजिब सी बात है, डिमांड तो है ही है, तो चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइसेस है फिर आपके राइज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है एक्सेस डिमांड आ जाती है और जो प्राइसेस है भी फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। देन आती है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन को आप यहाँ पे जो या जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको लो इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्रीपिंग को लो इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है ना, लो इन्फ्लेशन। और यहाँ पे जो आपकी रनिंग इन्फ्लेशन होती है इसको गैलोपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोल दिया जाता है कि जब कभी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में पहुंच जाती है, ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाती है, मतलब जब इन्फ्लेशन आपकी 10% से लेके 100% के बीच में पहुंच जाती है तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है उसको क्या बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आपको सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है जहां पे आपको अलग अलग मॉनिटरी और यहाँ फिजिकल जो यहाँ पे मेजर्स है वो लगाने पड़ते हैं, मनी सप्लाई यहाँ पे रोकनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है अपनी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचना शुरू कर देगी ताकि पैसा इकट्ठा कर दिया जाए मार्केट से, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा कम से कम जाए, तभी ये कुछ मेजर होते हैं यहाँ पे आपकी जो इन्फ्लेशन है इसको कम करने के लिए। देन ग्लोपिंग, अब मैंने बोली दिया डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, 15 से लेकर 100% तक पहुंच जाती है, जंपिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है और रनिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है।
देन आपकी लास्ट जो आपकी सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन होती है जो है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब देश को या तो अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ जाएगी या तो कुछ और नया टाइप की जो करेंसी है वो लेके आनी पड़ेगी। ईरान में ये हालत हो चुकी है, आपका यहाँ पे जिम्बाब्वे में भी हालत ये देखने को मिली है, जहां पे वो जिग करेंसी लेके आए हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी, उनको बड़ी करेंसी लानी पड़ गई, ठीक है। जहां पे अब आपको 1000 2000 या 10,000 में एक दूध की थैली आ रही है तो करेंसी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हाइपर इन्फ्लेशन तब आती है जब आपकी इन्फ्लेशन आपकी 1000% से भी ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की इन्फ्लेशन आपकी कब देखने को मिलती है, जब कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोई वॉर शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह की जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जर्मनी ने एक्सपीरियंस किया था पहले वर्ल्ड वॉर में, 1920 के अराउंड उनको हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा था। और यहाँ पे जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो भी आपकी बड़ी डिफिकल्टीज में है, इसलिए वो अभी नई करेंसी लेके आए हैं, जिग करेंसी। वो तभी लेके आए हैं क्योंकि उनकी जो करेंसी है, ठीक है, उसकी जो चीजों के प्राइस है, ठीक है, वो आपके 2,000 10,000 पहुंच चुके हैं। अब लोगों को इतने बड़े बड़े पैसे लेके जाने पड़ रहे हैं एक थोड़ी थैली खरीदने के लिए या छोटा सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे आपकी मोस्ट आपकी डेंजरस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आपकी कौन सी होती है, हाइपर इन्फ्लेशन आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन, ठीक है। यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट पुश क्या होती है, डिमांड पुल क्या होती है, एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा है। तो होप करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। देखो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम तक मिलती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आपको हमारा सेशन चैनल को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको अलग अलग जो टाइम पे कोई अगर नोटिफिकेशन आती है, कोई डिटेल आती है तो यही मिल जाती है आपको, ठीक है जी। तो फिर अभी के वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।